नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी से मिलने पहुंचे नायब सैनी। सरकार गठन पर की चर्चा। हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की बंपर जीत। माहौल पर भारी पड़ा भाजपा का माइक्रो मैनेजमेंट। हवा में ही रहा कांग्रेस का शोर। हरियाणा के जनादेश ने देश को फिर चौंकाया। झारखंड में ईडी ने कई लोगों के ठिकानों पर की छापेमारी। भारी मात्रा में कैश बरामद। झारखंड में ईडी की रेड से मचा हड़कंप। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद नायब सिंह सैनी आज दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। अपनी इस मुलाकात के दौरान सैनी ने अपने मंत्रिमंडल को अंतिम रूप देने के लिए पीएम मोदी से चर्चा की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने नायब सिंह सैनी को बधाई दी। वहीं नायब सैनी ने पीएम मोदी का दिल से आभार जताया। सैनी ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान भाजपा पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। सैनी और भी कई मंत्रियों से मिलने पहुंचे। हरियाणा में भाजपा ने 48 सीटों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जो कांग्रेस से 11 अधिक है। जेजेपी और आप जैसी पार्टियों का सफाया हो गया और आईएनएलडी को सिर्फ 2 सीटें मिली। हरियाणा के जनादेश ने देश को फिर चौंकाया है। लगातार तीसरी बार ऐसी ऐतिहासिक जीत की कल्पना शायद भाजपा ने भी नहीं की होगी। 2014 में 47 सीटें मिलने पर उसने पहली बार हरियाणा में अपने दम पर सरकार बनाई थी और इस बार पार्टी वह आंकड़ा भी पार कर गई। सतह पर जो माहौल था उसके आधार पर एग्जिट पोल से लेकर तमाम अनुमान कांग्रेस के पक्ष में थे, मगर भाजपा ने धीरे धीरे माइक्रो मैनेजमेंट से मैदान मार लिया। उम्मीदवारों के चयन, प्रचार से लेकर जातीय समीकरणों को लेकर पार्टी की रणनीति काम कर गई और अति विश्वास में रही कांग्रेस जाति ध्रुवीकरण को दोधारी तलवार का खुद ही शिकार हो गई। कांग्रेस की हार ने साबित कर दिया कि केवल सत्ता विरोध के सहारे चुनावी नैया पार नहीं लगाई जा सकती। संगठन और जमीनी स्तर पर काम जरूरी है। नतीजों ने साफ कर दिया है कि क्षेत्रीय दलों के लिए राज्य की सियासी जमीन अब उपजाऊ नहीं रही है। नायब सैनी सीट बदलने के बाद भी जीत गए और हालांकि उनके 8 मंत्री और स्पीकर हार गए। 4 मंत्रियों सहित 14 विधायकों के टिकट काटने और कई विधायकों की सीटें बदलने का जोखिम उठाते हुए भाजपा ने उम्मीदवारों के चयन में रणनीतिक कौशल दिखाया और आखिरकार जीत का परचम लहरा ही दिया। वहीं प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही बीजेपी में अब जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत हासिल कर 10 साल बाद फिर सरकार बनाने का जनादेश हासिल कर लिया है। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का दोबारा मुख्यमंत्री बनना तय है, लेकिन अनुच्छेद 370 रद्द किए जाने के बाद हुए इस चुनाव के नतीजे बड़े ही संदेश देने वाले हैं। नतीजों के बाद कई सवाल भी उभरे हैं, जिनके जवाब पर सभी की निगाहें होंगी। उधर भाजपा का दशहरे से पहले विजयोत्सव मनाने का सपना भी साकार नहीं हो सका। 6 साल से उपराज्यपाल या एलजी राज देख रहे लोग निर्वाचित और स्थिर सरकार चाहते थे। पूरे चुनाव के दौरान जगह जगह ब्यूरोक्रेसी के व्यवहार के उल्लंघन और शिकायतें सुनने को मिली। नतीजों का पहला संदेश यही है कि जनता ने स्थिर सरकार के लिए एनसी और कांग्रेस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत से चुना। अपनी ओर से जोड़ तोड़ का मौका नहीं दिया। हालांकि जम्मू में भाजपा की सरकार का नारा देने का फायदा जरूर मिला और जम्मू जिले की 11 सीटों में पार्टी को 10 सीटें मिली और पिछली बार जीती कुल 25 सीटों के मुकाबले इस बार 29 सीटें जीत ली। लेकिन जम्मू संभाग में उम्मीद के हिसाब से सीटें नहीं पा सकी। भाजपा को यहां से करीब 35 सीटों की उम्मीद थी। भाजपा को 29 सीटें दी और तो एनसी को 7, कांग्रेस और आपको 1-1 तथा निर्दलियों को 7 सीटों पर जीत दिलाई गई। गठबंधन ने घाटी का भरपूर समर्थन हासिल किया और जम्मू संभाग से भी सीटें निकालकर मजबूत सरकार की नींव बना ली। झारखंड में ईडी ने अधिवक्ता, डीडीटीओ और सीओ सहित कई अन्य लोगों के ठिकानों पर रांची और धनबाद में छापेमारी की है। ये कार्रवाई पंडरा थाना में दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है। ईडी की टीम ने एक वकील के साथ साथ धनबाद के डीटीओ दिवाकर प्रसाद द्विवेदी, कांके सीओ जयकुमार राम, प्रभात भूषण जमीन कारोबार संजीव पांडे, रवि नाम के व्यक्ति के ठिकानों पर छापा मारा। यह कार्रवाई पंडरा थाना में दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई और छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में धनबाद से कैश बरामद होने की सूचना है। उल्लेखनीय है कि जमीन घोटाले मामले की जांच कर रही ईडी को मैनेज करने के लिए कांके एवं नामकुम सीओ के अलावा धनबाद डीटीओ पर 5 करोड़ 71 लाख रुपए में डील करने का आरोप लगा है।
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट को एमपीसी 51वीं बैठक में चर्चा के बाद 6.5% पर ही बरकरार रखा गया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 3 दिनों तक चली एमसीसी की बैठक के बाद यह ऐलान किया है। रुख को न्यूट्रल रखने पर एमपीसी के सभी सदस्यों ने सहमति दिखाई और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के अनुसार आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए विकास अनुपात को 7.2% पर अपरिवर्तित रखा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लचीले मौद्रिक नीति ढांचे ने 8 साल पूरे कर लिए हैं। यह एक प्रमुख संरचनात्मक सुधार है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक नीति के रुख को बदलकर तटस्थ तय कर दिया। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने लगातार 10वीं बार बेंचमार्क ब्याज दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। मेक्सिको की खाड़ी में उठा सदी का सबसे बड़ा समुद्री तूफान मिल्टन आज अमेरिका के फ्लोरिडा और टैंपा के तट से टकराने वाला है। नेशनल हरिकेन सेंटर ने इस तूफान को कैटेगरी 5 का बताया है, जो 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं और मूसलाधार बारिश के साथ तबाही मचा सकता है। इसके कारण समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस विनाशकारी तूफान से करीब 5 करोड़ लोगों का जीवन प्रभावित होने की संभावना है। सरकारी एजेंसियों ने इमरजेंसी लागू कर दी है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। तूफान फ्लोरिडा और टैंपा को क्रॉस करने के बाद अटलांटिक महासागर में चला जाएगा। फ्लोरिडा के गवर्नर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 51 काउंटियों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सेना और आपातकालीन सेवाओं को सतर्क कर दिया गया है। 1311 उड़ानों को डाइवर्ट किया गया है और 1500 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं, जबकि टैंपा और ओरलैंडो एयरपोर्ट भी बंद कर दिए गए हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी विदेशी यात्राओं को स्थगित कर दिया है, जिससे स्थिति की गंभीरता को देखा जा सकता है। लुधियाना जिले में दिन दिहाड़े मासूम बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करके शव हौजरी फैक्ट्री की छत पर फेंके जाने का मामला सामने आया है। फैक्ट्री मालिक ने कहा कि फैक्ट्री में काम कर रहे वर्करों ने उन्हें बताया कि ऊपरी मंजिले एसीपी पर लोहे के जाल पर रखे हुए टीन पर जोरदार आवाज सुनाई दी। उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो टीन की चादर पर कपड़ों में लिपटा बच्ची का शव पड़ा था। इस जगह पर वर्करों के लिए शौचालय बने हैं। लोहे के जाल के साथ ही आंगन की ऊंची दीवार लगती है। ऐसा प्रतीत होता है कि बच्ची का शव आंगन की छत से फेंका गया है। सूचना मिलते ही मौके पर एडीसीपी पीएस विर्क और एसीपी जसविंदर सिंह खेरा, मोतीनगर और फोकल पॉइंट थानों के एसएचओ, सीआईए, फोरेंसिक टीम और भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। मामले की जांच शुरू की गई। एडीसीपी विर्क ने कहा कि मासूम बच्ची के कत्ल की हर एंगल से जांच जारी है। 6 साल की लड़की है। हाँ, गांव से आए थे कुछ दिन पहले? नहीं, 1 महीना हो रहा है, अभी हो ही रहा है, होने वाला है। पढ़ती थी लड़की? हाँ? स्कूल में जाती थी? स्कूल में नहीं जाते हैं सर, अब गरीब आदमी हैं, अब आए हैं घर से, तो खाना पीना के इंतजाम करेंगे तब तो हो जाएगा ना। कभी तो नहीं क्या पढ़ते, हुआ था, कुछ पता नहीं लगा कैसे छत के अब तो ऊपर ले उसका गए? खाना बना के खिला के चला दिया उसकी माँ, तो उसको नहीं देख रहे हैं ना। बाहर निकल जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर है लड़का। आपके अनुमान से इस बेड़े में तकरीबन कितने लोग रहते हैं? इस बेड़ा में तो बहुत लोग हैं, तकरीबन फिर भी कितने, 200-400 कितने लोग? 300-400 से ऊपर ही हैं। 400 लोगों के बीच में किसी को नहीं पता लगा छत पे कैसे गई वो? अब तो छत पर हम तो डिप्टी रहते हैं सर, तो हम निकाल देखेंगे कि डिप्टी में कहाँ जा रहा है। लगता था कोई रेप केस मामला हुआ है उसके साथ? हाँ, रेप करके बिगाड़ जरूर, तो कुछ नहीं होता था, फिर तो जरूर उल्टा गिरता था, होना खुनी तो जरूर होता ना सर। तो कुछ भी नहीं है, जहाँ गिरा है, जहाँ कुछ भी नहीं है। कोई शोर मचाने की आवाज इसमें बेड़े में किसी ने नहीं सुनाई दी? एक बेड़े तो लग रहा है सर, आधार कार्ड छोड़ के भागा है सर, तो लिए हैं वो ताला तो को मारे हैं, बेड़े को लेके भागा है। ये बेड़े से कोई बंदा भागा है या? हाँ, भागा है। यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाकुंभ में शराब और मांसाहार का सेवन करने वाले पुलिस कर्मियों की ड्यूटी नहीं लगेगी। चरित्र और आम सत्यनिष्ठ के लिहाज से भी बेदाग पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी। डीजीपी मुख्यालय ने सभी कमिश्नरेट और रेंज से प्रयागराज भेजे जाने वाले पुलिस बल के संबंध में इसका विशेष ध्यान देने को कहा है। साथ ही ये भी कहा कि उनकी सत्यनिष्ठा, छवि, आम शोहरत और चाल चरण अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा पुलिस कर्मियों की आयु सीमा को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। डीजीपी मुख्यालय में एडीजी स्थापना संजय सिंघल की ओर से जारी पत्र के मुताबिक महाकुंभ भेजे जाने वाले आरक्षियों की उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए और इसी तरह मुख्य आरक्षी 50 वर्ष से अधिक और उप निरीक्षक निरीक्षक 55 वर्ष से अधिक उम्र के नहीं होने चाहिए। ऐसा किसी भी पुलिस कर्मियों को महाकुंभ में ड्यूटी के लिए नहीं भेजा जाएगा जो प्रयागराज का मूल निवासी है। साथ ही वह शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ, चैतन्य और व्यवहार कुशल होना चाहिए।
अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए समय समय पर श्रोमणी कमेटी द्वारा विशेष प्रयास किए जाते हैं, जिनके तहत श्री हरमंदिर साहिब में संगत की सुविधा के लिए लाल अक्षरों में लिखी गई तख्तियां लगाई गई हैं। पिछले समय में श्रद्धालुओं को जागरूक करने के लिए श्री हरमंदिर साहिब के चारों दरवाजों और परिक्रमा के अलावा सरोवर के सभी ओर तख्तियां लगाई गई थी, जिन पर संगत को जागरूक करने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने और सरोवर में प्रसाद और सूखे पत्ते न फेंकने जैसी हिदायतें लिखी गई थी। ये तख्तियां पीले और नीले रंग की थी, जिनको पढ़ने में संगत को दिक्कत आती थी और इस संबंध में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी के दिशा निर्देशों पर श्री हरमंदिर साहिब में आने वाले संगत की सुविधा के लिए अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं और इसी के तहत आज ये तख्तियां बदलाई गई हैं। उन्होंने बताया कि धूप के कारण सरोवर में लगे पहले की तख्तियों पर लिखा पढ़ने में श्रद्धालुओं को मुश्किल आती थी और इसके अलावा परिक्रमा के चारों तरफ सेवादारों की ड्यूटियां भी सख्त कर दी गई हैं, जिनके द्वारा बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत अच्छे ढंग से श्री हरमंदिर साहिब की मर्यादा के प्रति जागरूक करवाया जाता है। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।